Hey friends, I'm Suman Sudhar and I welcome you all on our YouTube channel. हमारे जो 1000 क्वेश्चन की सीरीज़ लाने का हमने प्रॉमिस किया था आपको, उस सीरीज़ का 8 पार्ट हम आज आप लोगों के लिए लेके आए हैं. एंड वी ऑल नो नीट 2022 इज़ बहुत पास में है हमारे. एंड आई विश यू ऑल वेरी बेस्ट. ठीक है. आज का जो हमारे PDF है वो क्लास 12 के चैप्टर 8 के ऊपर बेस्ड है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़. अगर इन क्वेश्चंस की आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी स्किल सक्सेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. क्वेश्चन 211 इज इन्फेक्शन ऑफ एस्केरिस इज यूजुअली कॉज्ड बाय. एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइडिस जो होता है, जिसे हम राउंड वर्म भी कहते हैं एस्केरिस, या इसको एक और टर्म भी दी जाती है, इसे राउंड वर्म के नाम से भी जाना जाता है. एस्के हेलिमेंथिस का मेंबर है ये. ठीक है. इसका इन्फेक्शन जो है वो किससे होता है? ठीक है. ऑप्शंस देख लेते हैं. ईटिंग इम्परफेक्टली कुक्ड कॉड पोर्क, नहीं, पोर्क खाने से एस्केरिस का कोई कनेक्शन नहीं है. से फ्लाई. ठीक है. से फ्लाई से एस्केरिस का इन्फेक्शन नहीं होता है. से फ्लाई से इन्फेक्शन होता है ट्रिपैनोसोमा का. ट्रिपैनोसोमा. ठीक है. ये एक तरीके का प्रोटोजोन है और इससे अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस नामक डिजीज़ हो जाता है. मॉस्किटो बाइट से बहुत से हो सकते हैं. आपने एडीज फ्लाई सुनी होगी. ठीक है. और जो ये मलेरिया वाली फ्लाई होती है अपने, ठीक है, एनाफिलीज जो होती है प्लाज्मोडियम के लिए जो वेक्टर का काम करती है, तो मॉस्किटो के काटने से बहुत सी डिजीज़ हो सकती है. मलेरिया हो सकता है, डेंगू हो सकता है. ठीक है. लेकिन उससे एस्केरिस वाला नहीं होता. एस्केरिस किस तरीके से होता है? एस्केरिस जनरली आपके होता है बाय ड्रिंकिंग वाटर कंटेनिंग एग्स ऑफ एस्केरिस. यहाँ पे OD की जगह OF आएगा. ठीक है. ऐसा पानी पीने से जिसमें कि एस्केरिस के क्या हो, एग्स हो, या फिर ऐसा खाना खाने से जिसमें एस्केरिस के एग हो. ठीक है. तो अगर एस्केरिस के एग उसमें प्रेजेंट होते हैं तो ऑब्वियसली एस्केरिस के जो एग्स होते हैं वो ह्यूमन बॉडी के अंदर जा कर के ही मैच्योर के अंदर कन्वर्ट होते हैं. मैच्योर एस्केरिस या राउंड वर्म बनाते हैं. अगर उन्हें ह्यूमन बॉडी नहीं मिलती है तो वो एग्स उसी फॉर्म में ही पड़े रहते हैं. ठीक है. तो इसका ऑप्शन नंबर D जो है वो करेक्ट हो जाएगा. यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है, एस्केरिस से होने वाली डिजीज़ जो है वो एस्केरियासिस होती है. और एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइडिस कहाँ मिलता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर देखने को मिलता है. ठीक है. तो 2-3 कुछ छोटी मोटी बातें हैं एस्केरिस के बारे में, वो हमें सारी ध्यान रखनी है. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ डिजीज इज कॉज्ड बाय वायरस. फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. आपको जितने भी स्पेसिफिकली NCERT में अगर नेम भी मैंशनड है किसी डिजीज़ का, चाहे उसने NCERT ने उस डिजीज़ का कॉजिंग एजेंट और उसका वेक्टर नहीं भी दिया है, तो भी अगर वो नेम NCERT में आया हुआ तो वो नाम याद रखना है. उसका कॉजिंग एजेंट क्या है, किसके कारण, उसका बेसिक पैथोजन कौन सा है वो याद रखना है, रोगजनक जिसे हिंदी में कहा जाता है. और अगर उसका कोई वेक्टर या वाहक है तो वो भी ध्यान रखना है. 1 बाय 1 देखना शुरू कर लेते हैं. टाइफाइड जो होता है ये आपके होता है साल्मोनेला. मैं सभी टाइप नहीं कर रही हूँ, ये टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, मैं सिर्फ बोल के बता रही हूँ. टाइफाइड होता है एक तरीके के बैक्टीरिया से जिसका नाम है साल्मोनेला टाइफाई. ठीक है. टिटनेस भी बैक्टीरिया से होता है जिसका नाम है क्लस्ट्रीडियम टिटानी. तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया क्योंकि ये दोनों ही किससे होते हैं? ये दोनों ही आपके बैक्टीरियल डिजीज़ है. एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, आजकल इसका फुल फॉर्म नहीं आता, सभी को पता है. ये होता है HIV वायरस से, सभी को पता है. एड्स इज एक तरीके का रिट्रो वायरस है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस. ये वायरल डिजीज़ है. सिफिलिस जो है ये वायरल डिजीज़ नहीं है, ये बैक्टीरियल डिजीज़ है. सिफिलिस आपके बनता है ट्रिपोनीमा पैलिडम से. ट्रिपोनीमा पैलिडम एक बैक्टीरिया होता है, उससे सिफिलिस होता है. रेबीज़ और मम्प्स ये दोनों ही वायरल डिजीज़ है. रेबीज़ होता है लीसा वायरस, कहीं कहीं आपको लिखा मिल जाएगा, या इसका वायरस का नाम रेबीज़ वायरस ही मिल सकता है. मम्प्स जो होता है वो आपके होता है पैरामिक्सो वायरस से. ठीक है. मम्प्स का जो वायरस है वो है पैरामिक्सो वायरस. बाकी के दो भी देख लेते हैं. कॉलेरा विब्रियो कॉलेरी एक तरीके का बैक्टीरिया है. ट्यूबरक्यूलोसिस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस ये भी एक तरीके का क्या है, बैक्टीरिया है. तो एड्स, रेबीज़ और मम्प्स ये तीनों वायरल डिजीज़ हैं. बाकी सारी की सारी कैसी डिजीज़ हैं? बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज़. ठीक है. तो ऑप्शन नंबर C इज़ करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं.
इफ़ यू कीप द सैनिटरी सिस्टम अराउंड योर सेल्फ साउंड देन द डिजीज़ विल नॉट मोस्ट प्रोबेबली ब्रेक आउट। अगर हम आसपास स्वच्छता रखते हैं, सफाई रखते हैं, तो इनमें से कौन सी डिजीज़ है जो नहीं होगी? कॉलेरा जो होती है विब्रियो कॉलेरी बैक्टीरिया से होता है, और ये बैक्टीरिया जनरली गंदे पानी से फैलता है। ठीक है, बेसिकली इस बैक्टीरिया की जो डिस्पर्जल है, इस बैक्टीरिया का फैलना जो है वो गंदे पॉल्यूटेड वाटर से होता है। ठीक है, वैसे तो करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट हमें मिल गया है, बाकी भी देख लेते हैं। मलेरिया सफाई से नहीं फैलता, मलेरिया मच्छर से फैलता है, तो फीमेल एनाफिलीज से फैलता है ये। बेरी और स्कर्वी, बेरी विटामिन बी की कमी से होता है, और स्कर्वी आपके विटामिन सी की कमी से होने वाली डिजीज़ है, और ये दोनों विटामिन डेफिशिएंसी है। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी कॉलेरा। ठीक है, कॉलेरा के लिए विब्रियो कॉलेरी, और इसके कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि पॉल्यूटेड वाटर से फैलता है, पॉल्यूटेड वाटर पीने से इसमें डायरिया हो जाता है, यानी कि डायरिया और डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये 2-4 छोटे छोटे सिम्टम्स हैं, आपको ये भी ध्यान रखने हैं। इन पोलियो द लेग गेट पैरालाइज्ड और एट्रोफिड। पैरालाइज्ड और एट्रोफिड हो जाती है, उसका रीज़न क्या है? पैरालाइज का मतलब होता है लकवाग्रस्त, एट्रोफी का मतलब होता है लेग का छोटा रह जाना या प्रॉपर ग्रोथ नहीं कर पाना। ठीक है, लेग का रूडिमेंट्री हो जाना या अपने साइज, नॉर्मल साइज से छोटा साइज रह जाना। ठीक है, अगर आपने पुराने किसी पोलियो डिजीज़ वाले पर्सन को देखा हो तो उसकी एक लेग जनरली छोटी रह जाती है। और पोलियो में ये रहने का रीज़न क्या होता है? क्योंकि कुछ लेग की मसल्स होती है, उन मसल्स की डेथ हो जाती है कुछ मांसपेशियों की मृत्यु हो जाने के कारण। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर बी, ड्यू टू डेथ ऑफ सम मसल्स। सलाइन इज गिवन टू अ पर्सन सफरिंग विद कॉलेरा। कॉलेरा जिसके अंदर डायरिया और डिहाइड्रेशन एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, उन्हें सलाइन सॉल्यूशन, नमक और चीनी का घोल बेसिकली, ठीक है, सलाइन सॉल्यूशन दिया जाता है। तो सलाइन सॉल्यूशन देने का रीज़न क्या होता है? इट कॉजेज द लाइसिस ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल। नहीं, बैक्टीरियल सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है, इतनी आसानी से नहीं टूट पाती है। ठीक है, और कॉलेरा रिजल्ट्स इन सीवियर डायरिया लीडिंग टू अ लॉस ऑफ साल्ट एंड वाटर। यस, ये ऑप्शन हो सकता है। बाकी के भी देख लेते हैं। बोथ ए एंड बी नहीं, फर्स्ट ऑप्शन गलत है। सलाइन हेल्प्स टू प्रोड्यूस एंटीटॉक्सिन, नो। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि कॉलेरा या हैजा के कारण, ठीक है, डायरिया हो जाता है, और डायरिया से एक तो पानी की भी बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, और साल्ट या जो लवण होते हैं उनकी भी बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। इसीलिए नमक और चीनी का घोल, या आप ORS कह सकते हो, या इस तरीके से जो सलाइन सॉल्यूशन होता है वो दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द साइट वेयर वुचेरिया ब्रैंकोफ्टाई इज नॉर्मली फाउंड ऑन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में वुचेरिया ब्रैंकोफ्टाई नॉर्मली कहाँ पर देखने को मिलता है? ठीक है फ्रेंड्स, जब इनके नाम आ रहे हैं तब हमें इनके साथ में इनकी डिजीज़ के नाम भी पता होने चाहिए। वुचेरिया ब्रैंकोफ्टाई से होने वाली डिजीज़ जो है उसका नाम होता है एलिफेंटियासिस। इसको हिंदी में कहा जाता है हाथी पांव रोग, या इसी का ही दूसरा नाम होता है फिलारियासिस। इस डिजीज़ के अंदर एक पैर, कोई जनरली एक पैर जो होता है वो बहुत ज़्यादा फूल जाता है, और इसके बहुत ज़्यादा फूल जाने से मतलब नॉर्मल से उसका साइज़ 2 या 3 गुना बढ़ जाता है। इसके बढ़ने का रीज़न होता है क्योंकि पैर के अंदर जो प्रेजेंट लिम्फ नोड्स होती हैं वो लिम्फ नोड भी स्वॉलअप हो जाती हैं, सारी की सारी लिम्फ नोड जो होती है फूल जाती है, लसिका ग्रंथियाँ फूल जाती है। लसिका ग्रंथियाँ क्यों फूल जाती है? क्योंकि उन लसिका वाहिकाओं के अंदर, या जो लिम्फ वेसल्स होती हैं उन वेसल्स के अंदर ये जो वुचेरिया ब्रैंकोफ्टाई वर्म है, ये वर्म ग्रो करता है। ठीक है, तो इसकी ग्रोथ के कारण वो सारी की सारी लिम्फ वेसल्स जो होती हैं वो स्वॉलअप हो जाती है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका होगा, हम ऑप्शंस को पढ़ लेते हैं। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ लोअर लिम्स। ठीक है, मसल्स में नहीं होती, ब्लड वेसल्स में नहीं होती है, स्किन के बीच में नहीं होती है, बिटवीन फिंगर्स। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एक्यूरेट डेफिनेशन ऑफ इन्फेक्शन? संक्रमण के लिए सबसे सही और सबसे सटीक डेफिनेशन जो इनमें से कौन सी है? द प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन अ पर्टिकुलर लोकेशन, किसी एक जगह पर उनका प्रेजेंट होना, इट्स नॉट कंपल्सरी। ठीक है, इतनी करेक्ट नहीं है ये डेफिनेशन। डिसरप्शन ऑफ नॉर्मल होस्ट फंक्शन बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये डेफिनेशन कुछ हद तक सही लग रही है, इसको मान सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं।
सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन अ होस्ट। ठीक है, होस्ट ऑप्शन नंबर बी ये कह रहा है कि जो होस्ट, गाइस यहाँ पर होस्ट के लिए टर्म मेजबान काम में ली है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे ध्यान रखें, यहाँ पर टर्म मेजबान नहीं आएगी, यहाँ पर टर्म आएगी परपोशी। ठीक है, होस्ट को हिंदी में कहा जाता है परपोशी। ठीक है, होस्ट के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का प्रेजेंट होना और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ग्रो कर पाना और रिप्रोड्यूस कर पाना जो होता है, ये दोनों चीज़ें वहाँ पे प्रेजेंट होती है कि होस्ट के अंदर पैथोजन सर्वाइव भी कर रहा है और जनन भी कर रहा है। ठीक है, और अपने जैसी प्रोजनी पैदा कर रहा है जो कि प्रजननशील हैं, जो कि रिप्रोड्यूस करने के लायक है। तो इट इज़ द बेसिक सिम्टम जो कि क्या होता है, इन्फेक्शन कहलाता है। ठीक है, लास्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं, अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स इन द होस्ट कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये जो लाइन है कि होस्ट के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म या पैथोजन के कारण जो भी डिजीज़ पैदा हुई है उस डिजीज़ के सिम्टम्स दिखाई देना, इसे इन्फेक्शन नहीं कहते, लेकिन इसे क्या कहा जाता है, इंक्यूबेशन पीरियड। इन्फेक्शन से लेकर के डिजीज़ के सिम्टम्स दिखने तक का जो टाइम पीरियड होता है, जब इन्फेक्शन हुआ और उससे लेकर के पहली बार किसी डिजीज़ के जो सिम्टम्स दिखाई दिए हैं, ठीक है, उतना जो टाइम पीरियड होता है, चाहे वो एक दिन का भी हो सकता है और वो कुछ हफ्तों का भी हो सकता है, कई बार कुछ ईयर्स का भी हो सकता है। ठीक है, तो वो टाइम पीरियड कहलाता है इंक्यूबेशन पीरियड। तो इसका ऑप्शन रहेगा, करेक्ट नंबर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। लेकिन इसके साथ में इंक्यूबेशन पीरियड की डेफिनेशन भी हमें ध्यान रखनी है। स्पोरोजोइट्स ऑफ मलेरियल पैरासाइट आर फाउंड इन, मलेरिया के जो स्पोरोजोइट्स होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स ऑफ फ्रेशली मोल्टेड फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटोज। सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना चाहिए स्पोरोजोइट्स है क्या। मलेरिया में स्पोरोजोइट्स जो होते हैं वो मिलते हैं उसकी गट के अंदर, एनाफिलीज की गट के अंदर, और वहाँ से वो गट से वो सलाइवरी ग्लैंड के अंदर आ जाते हैं। और जब एनाफिलीज किसी ह्यूमन को काटती है ब्लड सक करने के लिए, तब वो ब्लड के साथ में एंटीकोगुलेंट जो वो ब्लड के अंदर ट्रांसफ़र करती है, तो उस एंटीकोगुलेंट के साथ में ही प्रतिस्कंदक, एंटीकोगुलेंट का मतलब होता है प्रतिस्कंदक, उसके साथ में ही वो किस में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, ह्यूमन ब्लड के अंदर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ठीक है, तो लास्ट वाले दो ऑप्शन देखिए, ये तो वैसे ही गलत है क्योंकि ये प्रेजेंट होता है एनाफिलीज के अंदर। फर्स्ट टू में कन्फ्यूज़न हो सकता है। पहला ऑप्शन ये कह रहा है कि जो फ्रेशली मोल्टेड फीमेल एनाफिलीज होते हैं, फ्रेशली मोल्टेड का मतलब क्या हो जाता है, मोल्टिंग, या मोल्टिंग को हिंदी में कहा जाता है निर्मोचन। निर्मोचन बेसिकली क्या कंडीशन है, जो एग मॉस्किटोज़ होते हैं उनमें 2-3 फेज़ होती हैं लाइफ की। एग बनता है, एग से बनता है लार्वा, लार्वा से इनका बनता है प्यूपा, और प्यूपा से बनते हैं इनके प्रॉपर एडल्ट्स। और यहाँ के बीच की जो कंडीशन है, लार्वा और प्यूपा के बीच की जो कंडीशन होती है, जिसमें लार्वा अपने एक्सोस्केलेटन को छोड़ देता है, एक्सोस्केलेटन को शेड कर देता है, उस कंडीशन को कहा जाता है, उस प्रोसेस को कहा जाता है मोल्टिंग। ठीक है, तो अगर फ्रेशली मोल्टेड है तो उसके अंदर ये प्रेजेंट नहीं हो सकते हैं, क्योंकि स्पोरोजोइट जो होते हैं वो ट्रांसफ़र भी ह्यूमन ब्लड का सक करने से होते हैं। इन्फेक्टेड ह्यूमन को जब मॉस्किटो सक करता है तब उसके अंदर इसके पैथोजन आ जाते हैं, और उसके बाद में जब वो किसी हेल्दी ह्यूमन को के ब्लड को सक करता है तो वो स्पोरोजोइट उसके अंदर क्या कर देता है, ट्रांसफ़र। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, सलाइवा ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिलीज, कि ऐसी फीमेल एनाफिलीज जो ऑलरेडी क्या है, इन्फेक्टेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द पैथोजन माइक्रोस्पर्मम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिंगवर्म, रिंगवर्म या जिसे कहते हैं दाद हो जाना हिंदी में, डिजीज इन ह्यूमन बिलोंग टू द सेम किंगडम ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ये कौन से ऑर्गेनिज्म से होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये ध्यान में रखना है कि जितनी भी स्किन डिजीज़ हैं, जैसे कि दांत, खाज, खुजली वगैरह, इचिंग हो गई, या इस तरीके की जो छोटी मोटी स्किन डिजीज़ हैं, ये जनरली फंगल डिजीज़ होती हैं। अगर आपने माइक्रोस्पर्मम नाम नहीं पढ़ा, इसके अलावा कोई और नाम भी आ जाए, तो एक कॉमन टर्म है कि जनरली जितनी भी स्किन रिलेटेड डिजीज़ हैं, ठीक है, दीज आर फंगल डिजीज़। तो माइक्रोस्पर्मम भी एक तरीके की क्या है, फंगस है। माइक्रोस्पर्मम के साथ में 2-3 नाम और भी ध्यान में रख सकते हैं हम, ट्राइकोफाइटॉन, ठीक है, ट्राइकोफाइटॉन एंड एपिडर्मोफाइटॉन। ट्राइकोफाइटॉन के जैसा ही नाम है, एपिडर्मोफाइटॉन। ये दोनों ही क्या होती हैं, ये तीनों ही क्या है, फंगस हैं, जो कि रिंग वर्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है।
ऑप्शन देख लेते हैं। राइजोपस अ मोल्ड, मोल्ड वैसे भी फंगस को कहा जाता है, राइजोपस एक तरीके की फंगस है, तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। इन तीनों का किंगडम भी हमें पता होना चाहिए। एस्केरिस, राउंडवर्म, टीनिया, टेपवर्म, वुचेरिया, फिलेरियल वर्म। एस्केरिस होती है एस्के हेलिमेंथिस का मेंबर, ठीक है। टीनिया जो है इसे टेपवर्म या पोर्क टेपवर्म भी कहा जाता है, ये प्लेटी हेलिमेंथिस का मेंबर है, ठीक है। और वुचेरिया जो है एक तरीके का निमेटोड है, निमेटोडा ग्रुप का मेंबर है। और राइजोपस इज अ काइंड ऑफ फंगस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ डिजीज इज वायरल एज वेल एज ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटोज। इनमें से कौन सी ऐसी डिजीज है जो कि वायरस से होती है प्लस उनका वेक्टर जो है कोई ना कोई मॉस्किटो है। हम सभी डिजीज एक एक करके देख लेते हैं। एलिफेंटियासिस या फिलेरियासिस, अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, वुचेरिया ब्रैंकोफ्टाई इस से होती है, और ये एक तरीके का निमेटोड है, तो ये वायरल डिजीज़ नहीं है, ये ऑप्शन यहीं पे गलत हो गया। डेंगू जो है एक वायरल डिजीज़ है, ठीक है, डेंगू वायरस से होती है, और इसके लिए जो एडीज एजिप्टाई मॉस्किटो है वो रिस्पॉन्सिबल है। एडीज एजिप्टाई मॉस्किटो रिस्पॉन्सिबल है, सो डेंगू इज़ अ करेक्ट ऑप्शन, लेकिन ऑप्शन ए गलत हो गया। येलो फीवर की अगर हम बात कर लेते हैं, येलो फीवर जो है वो वायरस होता है YF या येलो फीवर वायरस, और इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल कौन सी है, एडीज एजिप्टाई ही रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। लेकिन तो ये ऑप्शन सही है। स्लीपिंग सिकनेस, ये हम बात कर चुके हैं, ये ट्रिपैनोसोमा से होता है, और ट्रिपैनोसोमा एक तरीके का प्रोटोजोन है, वायरस नहीं है, ठीक है। ट्रिपैनोसोमा फैलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है सेसे फ्लाई। ऑप्शन नंबर सी भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी के अंदर आपको करेक्ट ऑप्शन मिल जाएगा येलो फीवर, ठीक है, येलो फीवर वायरस, डेंगू डेंगू वायरस से, और दोनों ही एडीज इजिप्टाई मॉस्किटो से क्या होते हैं, फैलते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। एंटीजेंस आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, ऑन सेल सरफेस, इनसाइड द साइटोप्लाज्म, ऑन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। एंटीजेंस कुछ प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, ये सेल की सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, और जनरली ये प्रोटीनेशियस नेचर के होते हैं, कभी कभी पॉलीसेकेराइड नेचर के भी हो सकते हैं, ठीक है। सेल की सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, और एंटीजेनिक प्रॉपर्टी पैदा करते हैं, होस्ट के इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करते हैं, ठीक है, जिससे कि बी सेल्स या टी सेल्स क्या हो जाती है, एक्टिवेट हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी, ओके, इसमें करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है, डी सही नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है। कोलोस्ट्रम प्रोवाइड्स विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनिटी टू द इन्फेंट्स। जो नवजात होते हैं, ठीक है, जो जस्ट न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं, उनको पहले बात तो हमें पता होना चाहिए कोलोस्ट्रम होता क्या है। जो न्यू बॉर्न न्यूली मदर होती है, ठीक है, जो जस्ट न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं, उनकी मदर को इनिशियली कुछ दिनों के लिए जो मिल्क सिक्रीशन होता है वो येलोइश कलर का होता है, ठीक है, वाइट नहीं होकर के येलो होता है, और उसके अंदर एक स्पेसिफिक तरीके की एंटीबॉडीज़ होती हैं, जिन एंटीबॉडीज़ को हम जो होती है IgA एंटीबॉडीज़, ठीक है। ये सेकंड टाइप की एंटीबॉडी है जो बेबी को या एक इन्फेंट को मदर से मिल रही है। सबसे पहली इसको जो मिलती है वो होती है IgG, ठीक है, वो मिलती है प्लेसेंटा से। प्लेसेंटा से चाइल्ड को मदर के द्वारा मिलती है IgG। फिर जो कोलोस्ट्रम होता है, यानी कि जो सबसे पहले निकलने वाला मिल्क होता है, उस मिल्क के अंदर एंटीबॉडीज़ होती है IgA। लेकिन ये डायरेक्ट एंटीबॉडीज़ मिल रही हैं, और ये नेचुरली मिलती है, मतलब नेचर में मिल रही है, हमने आर्टिफिशियली इनको नहीं बनाया है। तो पहली बात तो ये एंटीबॉडीज़ कैसी होती है, नेचुरल होती है, ठीक है। और एंटीबॉडीज़ बाहर से दी जा रही हैं, तो दीज आर बेसिकली एक्वायर्ड, क्योंकि एंटीबॉडीज़ बन रही है तो इनेट इम्यूनिटी तो नहीं है, ये सारी की सारी कैसी इम्यूनिटी है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, ठीक है। एक्वायर्ड के साथ में अब ये ध्यान रखना है कि एक्टिव है या पैसिव है। गाइस, एक्वायर्ड इम्यूनिटी में एक्टिव भी हो सकती है और पैसिव। एक्टिव कंडीशन कब होती है, अगर बॉडी अपनी एंटीबॉडी खुद बना रही है, जिसके अंदर एंटीबॉडी काम कर रही है वो ह्यूमन एंटीबॉडी खुद बना रहा है, तो ये एक्टिव इम्यूनिटी है। और अगर बनी बनाई एंटीबॉडी बाहर से दी जा रही है तो ये एक पैसिव इम्यूनिटी होती है। तो प्लेसेंटा से मिलने वाली IgG और मदर के दूध से मिलने वाली IgA, ये दोनों बनी बनाई एंटीबॉडीज़ होती हैं
जो कि मदर से किड्स को दी जाती हैं। तो एक ये नेचुरल प्रोसेस है। इन दीज आर एग्जाम्पल ऑफ नेचुरली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, नेचुरली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी का क्या ये एग्जाम्पल है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। A localized inflammatory response appears at the infection, causes redness, swelling, pain and heat due to certain chemicals. सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये चीज़ किसकी बात हो रही है। एक लोकलाइज्ड का मतलब हो गया एक पर्टिकुलर जगह के ऊपर, पूरी बॉडी में नहीं, किसी बॉडी के एक पार्ट के अंदर इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होता है। इन्फ्लेमेटरी सूजन हो जाना, ठीक है, इन्फ्लेमेशन हो जाना, जिसकी वजह से स्वेलिंग हो रही है, पेन हो रहा है, हीट यानी कि वो जगह जो होगी लाल हो जाएगी। इसके लिए कौन से केमिकल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं? इसके लिए पहले तो हमें ये ध्यान में रखना है कि इसके लिए सेल कौन से रिस्पॉन्सिबल होती है, मास्ट सेल। और ये जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस की बात हो रही है, वो प्रोसेस कौन सा कहा जा रहा है? एलर्जी। कई बार हम किसी एलर्जन के कांटेक्ट में आते हैं, कोई पॉलन ग्रेन हो गया या कि कुछ पर्टिकुलर जैसे कांग्रेस ग्रास वगैरह के पॉलन ग्रेन्स हो गए, तो हमें एलर्जिक रिस्पॉन्सेज हो जाते हैं। ठीक है, और एलर्जिक रिस्पॉन्सेज जो होते हैं, 2-3 केमिकल्स हैं, हिस्टामिन, सीरोटोनिन एंड प्रोस्टेग्लैंडिन्स। ठीक है, 3 नाम ध्यान रखना है, हिस्टामिन, प्रोस्टेग्लैंडिन्स एंड सीरोटोनिन। तो करेक्ट ऑप्शन हमें यहाँ पे ऊपर ही दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, म्यूकस वाला नहीं होगा, सिरोमिन नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर ए जो इज द करेक्ट ऑप्शन। एंटीजन बाइंडिंग साइट इन एन एंटीबॉडी इज फाउंड बिटवीन। अगर हमने एंटीबॉडी का थोड़ा सा डायग्राम देखा हो तो एंटीबॉडी का डायग्राम कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, एक इसमें छोटी चेन होती है, ये चेन तो होती है लाइट चेन या हल्की चेन, और जो ये वाली चेन होती है ये आपकी कहलाती है हैवी चेन या भारी चेन। और जो एंटीजन होते हैं वो इनके बीच में आकर के क्या होते हैं? अटैच होते हैं। यानी कि एंटीजन्स जो होते हैं वो इन दोनों चेन्स के बीच में आकर के क्या होते हैं? जुड़ते हैं। तो और साइड क्या होती है? दोनों चेन के बीच में, एक हैवी चेन और एक लाइट चेन। ऑप्शंस देख लेते हैं। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। एक चाइल्ड की अगर थाइमस डैमेज हो जाए, थाइमस ग्लैंड अगर किसी किड में डैमेज हो जाए, तो इससे क्या डिफरेंस पड़ सकता है? तो पहली बात तो हमें थाइमस इम्यून सिस्टम में काम में आती है। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स जो होते हैं, प्रारंभिक लसिका अंग जो होते हैं, ठीक है, ये आपके 2 ही ऑर्गन्स हैं। एक तो होता है बोन मैरो और दूसरे होते हैं थाइमस। ठीक है, बोन मैरो के अंदर बी सेल्स और टी सेल्स का सिंथेसिस होता है और थाइमस के अंदर टी सेल्स मैच्योर होती हैं। टी सेल्स के मैच्योरेशन के लिए थाइमस जो है, थाइमस ग्लैंड का होना ज़रूरी है। तो अगर थाइमस नहीं होंगी तो टी सेल्स मैच्योर नहीं होंगी। टी लिम्फोसाइट जो होती हैं, ठीक है, टी लिम्फोसाइट मैच्योर नहीं होने से क्या होगा? जो आपके सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है, क्योंकि टी सेल्स मैच्योर होने के बाद में सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है कोशिका मध्यस्थता प्रतिरक्षा। ठीक है, टी सेल से होती है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और बी लिम्फोसाइट से कौन सी होती है? एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? लॉस ऑफ सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक है, अगर यहाँ पे क्वेश्चन ये आ जाता कि बोन मैरो में नुकसान होने से, या फिर अगर बोन मैरो प्रॉपर तरीके से नहीं बन रहा है, तो इन दोनों के ऊपर फ़र्क पड़ेगा, बी सेल्स के ऊपर भी और टी सेल के ऊपर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वैक्सीन प्रोड्यूस्ड थ्रू जेनेटिक इंजीनियर आर कंसिडर्ड सेफ। जेनेटिक इंजीनियरिंग से बनी हुई वैक्सीन सेफ क्यों होती है? बेसिकली अगर हम वैक्सीन की बात करते हैं तो वैक्सीन में या तो एंटीजन दिए जाते हैं, यानी कि एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज़ इंड्यूस करने के लिए एटीन्यूएटेड वायरसेस या हीट किल्ड माइल्ड वायरस होते हैं उनको देते हैं, या फिर एंटीबॉडीज़ बनी बनाई एंटीबॉडीज़ देते हैं। लेकिन जेनेटिक इंजीनियरिंग से बनाई हुई जो वैक्सीन होती है वो सेफ़ क्यों मानी जाती हैं? दीज आर एक्टिव फॉर्म ऑफ एंटीजन नहीं, ये एंटीजन्स की एक्टिव फॉर्म नहीं होती है, लीस्ट एक्टिव फॉर्म भी नहीं होती है। ठीक है, इनके अंदर एंटीबॉडीज़ होती है फॉर कोड प्रोटीन्स ओनली। ये ऑप्शन सही है, फॉर होल एंटीजन नहीं होती है, सिर्फ कोड प्रोटीन के लिए। बेसिकली इनमें सिर्फ कोड के लिए एंटीबॉडी होती है, या फिर कई बार सिर्फ कोड प्रोटीन को ही एज ए एंटीजन काम में दिया जाता है। दोनों चीज़ें हो सकती हैं। ये कंडीशन होती है क्यों? क्योंकि जो कोड प्रोटीन से बनने वाली कोड प्रोटीन है वो इतना हार्मफुल नहीं होता है। वायरस की जो
हार्मफुल नेचर होती है पैथोजन के लिए, होस्ट के लिए, वो नेचर उसके न्यूक्लिक एसिड में होती है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के दौरान जो वायरस का आउटर शेल है प्रोटीनेशियस, उसी को ही काम में लेते हुए एंटीबॉडीज़ बनाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग लिम्फॉइड ऑर्गन प्रोवाइड्स द साइट फॉर इंटरेक्शन ऑफ लिम्फोसाइट्स। ठीक है, हमने बात की थी प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स और एक होते हैं आपके सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स जो होते हैं, ठीक है, उनके अंदर आपके आते हैं, दो ही नाम ध्यान रखने हैं, बोन मैरो और बोन मैरो के साथ में थाइमस ग्लैंड। ठीक है, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं, उनमें बहुत से ऑर्गन्स हैं, जैसे कि है स्प्लीन, स्प्लीन के अलावा है लिम्फ नोड, टॉन्सिल्स, पेयर्स पैचेस, पेयर्स पैचेस देखने को मिलते हैं इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है, और जितने भी आपके अपेंडिक्स है, लिम्फ नोड्स है, लिम्फ ग्लैंड्स है, वो सारी की सारी इसके अंदर आती हैं। और सेकेंडरी और लिम्फॉइड ऑर्गन्स जो होते हैं, उन्हीं के अंदर जो पैरासाइट्स होते हैं या फिर जो वो स्टोर्ड रहते हैं, और वहाँ पर जो एंटीजन्स होते हैं वो स्टोर्ड रहते हैं, और उन एंटीजन से इंट्रैक्शन करने के लिए जो टी सेल्स होती हैं वो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन के अंदर जाकर के ही वहाँ पे उनसे क्या करती है, इंटरेक्ट करती है। तो इंट्रैक्शन का जो काम है वो कहाँ होता है, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। कई सारे नाम हैं जो हमें ध्यान रखने हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होएगा ऑप्शन नंबर सी। Which of the following is trapped in the lymph nodes and responsible for the activation of lymphocytes? ठीक है, present there and cause the immune response। इनमें से क्या होता है जो कि lymph nodes एक तरीके के secondary lymphoid organs हैं। ठीक है, secondary lymphoid organs हैं, जैसे spleen है, जैसे appendix है, जैसे tonsils है, उस तरीके से ये है। और इनके अंदर ट्रैप होते हैं, ऑप्शंस देख लेते हो, तो ऑप्शन में करेक्ट ऑप्शन है एंटीजन्स। एंटीजन वहाँ पे ट्रैप्ड होते हैं और लिम्फ नोड्स के अंदर, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स के अंदर, और वहाँ पर आकर के टी लिम्फोसाइट्स जो होती है एंटीजन से इंटरेक्ट करती है, और इम्यून रिस्पॉन्स क्या होता है, ट्रिगर होता है। इम्यून रिस्पॉन्स की क्या होती है, शुरुआत होती है। ठीक है, एंटीजन्स बेसिकली क्या होता है, ऐसे सब्सटेंसेस जो कि इम्यून सिस्टम को ट्रिगर कर सके, यानी कि जिनके कारण इम्यून रिस्पॉन्स क्या हो सके, शुरू हो सके, चाहे वो बी सेल्स शुरू कर रही हैं, चाहे वो टी सेल्स शुरू कर रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, स्टेटमेंट्स पढ़ लेते हैं। इंजेक्टिंग माइक्रोब्स ड्यूरिंग इम्यूनाइजेशन इंड्यूसेस पैसिव इम्यूनिटी। नहीं, माइक्रोब्स को अगर आप इंजेक्ट कर रहे हैं, यानी कि डायरेक्ट वायरस या इसको इंजेक्ट कर रहे हैं, चाहे वो वायरस हीट किल्ड क्यों नहीं है, तो उससे पैसिव नहीं होगी, उससे एक्टिव इम्यूनिटी होगी, क्योंकि माइक्रोब्स दे रहे हैं तो एक तरीके से एंटीजन दे रहे हैं। तो एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बॉडी खुद बनाएगी। तो अगर बॉडी खुद एंटीबॉडी बना रही है तो वो इम्यूनिटी पैसिव नहीं होती है, वो एक्टिव इम्यूनिटी होती है। पैसिव इम्यूनिटी तब होती है जब हम बॉडी को डायरेक्टली एंटीबॉडीज़ दे रहे हैं। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी रिस्पॉन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्राफ्ट जंक्शन। सही है, ये ग्राफ्ट जंक्शन होता है जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं। तो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के दौरान कई बार क्या होता है कि सब कुछ मैच करने के बाद भी, ब्लड मैच कर लिया या जितनी भी चीज़ें होती हैं सब मैच करने के बावजूद भी कई बार रेसिपिएंट जो होता है, जो ग्राहक होता है, उसकी बॉडी डोनर के ऑर्गन को एक्सेप्ट नहीं करती है, और वो उसको डोनर का जो ऑर्गन उसमें ट्रांसफ़र किया गया है उसके ऊपर ही जाकर के रेसिपिएंट का इम्यून सिस्टम अटैक करना शुरू कर देता है, जिसे कहा जाता है ग्राफ्ट रिजेक्शन। और इस ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए जनरली टी लिम्फोसाइट सेल्स ही रिस्पॉन्सिबल होती हैं, और टी लिम्फोसाइट सेल्स से जो इम्यूनिटी बनती है इसे कहा जाता है सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। सी ऑप्शन भी देख लेते हैं। कोलेस्ट्रम हमने बात की थी, आईजीए, मदर के मिल्क से मिलने वाली एंटीबॉडीज़ जो होती हैं वो ड्यूरिंग द इनिशियल डेज ऑफ प्रोवाइड एक्टिव इम्यूनिटी। नहीं, ये आईजीए जो होता है वो पैसिव इम्यूनिटी देता है, क्योंकि इसमें बनी बनाई एंटीबॉडीज़ ट्रांसफ़र की जा रही हैं। तो 229 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। व्हेन बॉडी कैन नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन इट्स ओन एंड फॉरेन मैटर। जनरली बॉडी फॉरेन मैटर को, यानी कि जो बाहर से आ रहा है उसी को ही एंटीजन के तौर पे लेती है। कई बार ये कंडीशन आ जाती है कि बॉडी खुद का क्या है और फॉरेन क्या है उसमें डिफरेंस नहीं कर पाते। इस कंडीशन को कहा जाता है ऑटो इम्यूनिटी। ठीक है, यानी कि इस टाइम पे बॉडी खुद के प्रोटीन्स के अगेंस्ट ही एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देती है। और इसका एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल हमें ध्यान रखना है
इसका कॉमन एग्जाम्पल होता है रूमेटॉइड ऑर्थराइटिस। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी एंड एग्जाम्पल है इसका रूमेटॉइड ऑर्थराइटिस। एग्जैगरेटेड, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एग्जैगरेटेड रिस्पॉन्स ऑफ द इम्यून सिस्टम टू सर्टेन एंटीजन्स। कुछ एंटीजन्स के अगेंस्ट इम्यून सिस्टम जो होता है बहुत ज़्यादा एक्सेस में रिस्पॉन्स कर देता है। यहाँ पर जाकर के मास्ट सेल्स फट जाती हैं, सीरोटोनिन, हिस्टामिन, प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज़ कर देती हैं। इस तरीके के रिस्पॉन्स को क्या कहा जाता है? प्राइमरी सेकेंडरी इम्यून सप्रेसर, या करेक्ट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, एलर्जी। ठीक है, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स होना और मास्ट सेल्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। हेपेटाइटिस बी एंड एड्स आर, ठीक है, ये दोनों ही वायरस की होने वाली डिजीज़ हैं। ठीक है, कॉज्ड बाय रिट्रोवायरस नहीं। एड्स जो है वो रिट्रोवायरस से होता है। ठीक है, हेपेटाइटिस बी जो होता है हेपेटाइटिस बी वायरस से ही होती है, और हेपेटाइटिस बी जो है आपका डीएनए वायरस होता है, और एड्स जो है वो एक तरीके का आरएनए वायरस है। यहाँ पे हमें थोड़ी सी रिट्रोवायरस की डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए। रिट्रोवायरस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस होते हैं। ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस होते हैं जो आरएनए से डीएनए बनाते हैं। रिट्रोवायरस या रिट्रोवायरस फैमिली में क्या क्या क्वालिटीज़ हैं? ये ऐसे वायरसेस होते हैं जो आरएनए से क्या बनाते हैं? डीएनए बनाते हैं, और आरएनए से डीएनए बनाने के लिए जो प्रोसेस ये काम में लेते हैं उस प्रोसेस को हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो रिट्रोवायरस फैमिली के जितने भी वायरसेस हैं उन सभी में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन देखने को मिलता है। एड्स में रिट्रोवायरस होता है, लेकिन हेपेटाइटिस बी में डीएनए वायरस होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, ओके, ये सही है। ट्रांसमिटेड थ्रू इन्फेक्टेड ब्लड, ये भी सही है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा बोथ बी एंड सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। HIV जो है हैज़ अ प्रोटीन कोट एंड अ जेनेटिक मटेरियल। अभी हमने बात की थी HIV रिट्रोवायरस है, और ये कैसा होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस। अगर इससे भी डिटेल क्वेश्चन आ जाए तो ये हो सकता है कि सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस दो तरीके के होते हैं, प्लस सेंस और माइनस सेंस। तो HIV जो होता है वो आपके होता है प्लस सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस। रेडियोथेरेपी इज़ यूज्ड फॉर, ठीक है, रेडियोथेरेपी के अंदर जो आयोनाइजिंग रेडिएशंस होती हैं वो दी जाती हैं। डिटेक्टिंग बोन फ्रैक्चर, डिटेक्टिंग कार्डियक ट्रबल, ठीक है, गेटिंग होल बॉडी फोटोग्राफ नहीं। इसका थेरेपी का काम में लिया जाता है कैंसर की ट्रीटमेंट में। बेसिकली रेडियोथेरेपी में करते क्या है? आयोनाइजिंग रेडिएशंस होती हैं, उनको कैंसरस सेल्स को मारने के लिए डायरेक्ट आयोनाइजिंग रेडिएशन उस कैंसरस सेल्स को दी जाती हैं। ठीक है, ताकि वो सेल्स क्या हो जाए? ख़त्म हो जाए। तो करेक्ट ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। कैंसर सेल्स आर मोर इजीली डैमेज्ड बाय रेडिएशंस देन नॉर्मल सेल्स। नॉर्मल सेल्स भी रेडिएशन से डैमेज होती हैं, लेकिन कैंसर सेल्स में उसका डैमेज ज़्यादा होता है नॉर्मल सेल्स के मुकाबले। ये कंडीशन क्यों होती है? क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि जब आप किसी भी सेल को रेडिएशन दे रहे हो, कोई यूवी रेडिएशन दे रहे हो या आयनाइजिंग रेडिएशन दे रहे हो, तो ये रेडिएशन जो है जाकर के सेल के डीएनए को क्या करती हैं? डैमेज करती हैं। ठीक है, सेल के डीएनए को डैमेज करती है। सेल के डीएनए को रिपेयर करने के लिए एक अलग से मैकेनिज्म चलता है जिसे कहा जाता है डीएनए रिपेयरिंग मैकेनिज्म। लेकिन क्योंकि कैंसर सेल्स के अंदर P53 जीन एक्टिवेट होता है, ठीक है, और उस P53 जीन के कारण ये लगातार डिवीजन करती रहती हैं, कंटिन्यूसली इनके अंदर माइटोसिस चलता रहता है, और इनकी सारी एनर्जी जो है माइटोसिस करने में लगी रहती है। ये माइटोसिस से गैप लेकर, माइटोसिस से ब्रेक लेकर के डीएनए को रिपेयर नहीं करती हैं। ठीक है, नॉर्मल सेल्स अपना डीएनए रिपेयर करती रहती हैं, तो इनमें सारा का सारा चीज़ माइटोसिस करने के कारण डीएनए रिपेयरिंग का इनको टाइम नहीं मिलता, और इसलिए इनकी क्या हो जाती है? बेसिकली डेथ। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा जो है इनमें से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नारकोटिक ड्रग्स लाइक चरस, भांग, गांजा, ये किससे ऑब्टेन की जाती है? तो नाम से पता चल रहा है चरस, भांग, गांजा, इनके बीच में हम एक और ड्रग का नाम जोड़ सकते हैं, दैट इज़ मारीजुआना। ठीक है, ये सारी की सारी जो है, अगर आप हिंदी का ऑप्शन देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से पता चल जाएगा कि चरस, भांग, गांजा जो है किससे मिलती है?
भांग के प्लांट से, या इसको क्या कहा जाता है, हैम्प प्लांट। कोको प्लांट से नहीं मिलती है, ठीक है, कोको प्लांट से हमें चॉकलेट के बीन्स मिलते हैं। पोपी सीड से ओपियम मिलता है, पोपी के बीजों से ओपियम। हेलुसिनोजन तो हेलुसिनोजन है यानी कि भ्रम हो जाना, कि जो चीज़ नहीं है वो चीज़ भी दिखाई देना, जो नहीं बोला जा रहा वो भी सुनाई देना, इसे कहा जाता है हेलुसिनोजन्स, ठीक है। चरस, भांग और गांजा नार्कोटिक ड्रग्स भी हैं, और ये दोनों की, ये सारी की सारी हेलुसिनोजेनिक ड्रग भी हैं। नार्कोटिक ड्रग्स वो होती हैं जो कि स्लीप इंड्यूस पैदा करती हैं। तो ऐसी ड्रग्स जो होंगी जो नींद लाती हैं, वो लिथार्जी लेकर के आएगी, यानी कि ड्राउजीनेस या दिमाग को हल्का करना, नींद आना, शरीर का एक्टिविटी को कम करना। और हेल्यूसिनेजिंग ड्रग्स जो होगी वो भ्रम पैदा करती है, यानी कि जो नहीं है वो दिखाई देगा, जो नहीं बोला जा रहा है वो सुनाई देगा। और ये जो हैम्प प्लांट होता है, इस प्लांट का बॉटनिकल नेम भी हमें ध्यान रखना है, इसका बॉटनिकल नेम है कैनाबिस। 2 स्पीशीज़ इंडिया में मिलती है, कैनाबिस सेटाइवा और कैनाबिस इंडिका। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अल्कोहल इज प्राइमरीली मेटाबोलाइज्ड इन विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग बॉडी। अल्कोहल का शुरुआती जो मेटाबॉलिज्म है, ठीक है, मेनली वो कहाँ पर होता है, ब्रेन में नहीं होता है, ब्रेन में कोई मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, मसल्स में भी इसका कोई नहीं होता। लिवर, यस, इसका जो इनिशियली मेटाबॉलिज्म होता है वो कहाँ पर जाकर के होता है, लीवर में होता है। ब्लड स्ट्रीम में भी ये नहीं होता है, लीवर के अंदर ये जाकर के लीवर सेल्स के ग्लाइकोलाइसिस और क्रैब साइकिल, यानी कि लीवर सेल के माइटोकॉन्ड्रिया को और लीवर सेल के साइटोप्लाज्म को ये क्या करते हैं, बेसिकली अल्कोहल इफेक्ट करता है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। स्मोकिंग एडिक्शन जो होता है इज़ हार्मफुल, इसके अंदर पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स पैदा होते हैं, विच कॉजेज स्मोकिंग इज़ इंजीनियस टू हेल्थ एंड इट कैन कॉज कैंसर। ये आपको एनसीईआरटी से लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, आप टीवी एड्स में भी देख सकते हैं, और सिगरेट के पैकेट्स पे भी लिखा होता है सीधा सीधा कि स्मोकिंग इज़ इंजीरियस एंड इट कैन कॉज कैंसर। तो आपको बाकी के ऑप्शंस भी दिख रहे हैं, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन में नहीं, फीड की ग्रोथ में नहीं, ब्लड शुगर को भी इतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं करता, इट कॉजेज कैंसर। कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द साइकोट्रोपिक ड्रग स्पेसिफाइड। जो ड्रग है उसके रिगार्डिंग कौन कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। बार्बिट्यूरेट्स कॉज रिलैक्सेशन एंड टेम्परेरी यूफोरिया। यूफोरिया स्टेट ऑफ हैप्पीनेस, स्टेट ऑफ हैप्पीनेस, ऐसी हैप्पीनेस जो वास्तव में है ही नहीं, बिना बात के एक आप बहुत ज़्यादा हैप्पी और सेटिस्फाई हो जाते हो, लेकिन ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि बार्बिट्यूरेट से यूफोरिया नहीं होता है। बार्बिट्यूरेट सिडेटिव ड्रग है, सिडेटिव ड्रग या जो स्लीपिंग ड्रग होते हैं उस तरीके से है, नार्कोटिक्स की तरह काम में आते हैं बार्बिट्यूरेट्स। डिजीनेस हो जाता है, अलर्टनेस कम हो जाती है, नींद आने लग जाती है, इस तरीके की। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो गलत हो गया। हशीश कॉज आफ्टर थॉट परसेप्शंस एंड हेल्यूसिनेशन। हशीश भांग के प्लांट से ही निकलता है बेसिकली, तो हशीश में भी वो सारी कैरेक्टर्स होंगे जो भांग कैनाबिस सटाइवा में देखने को मिलते हैं। हेल्यूसिनेशन पैदा करना, आफ्टर थॉट परसेप्शंस, यानी कि ऐसे कॉन्सेप्ट बनाना जो कॉन्सेप्ट बेसिकली नहीं है, ठीक है। तो ये ऑप्शन सही है, बाकी भी देख लेते हैं। ओपियम स्टिमुलेट्स नर्वस सिस्टम एंड कॉजेज हेल्यूसिनेशन। ओपियम या जो पोपी प्लांट, ओपियम निकलता है पोपी प्लांट से, पोपी सीड से जो निकलने वाली चीज़ें हैं वो हेल्यूसिनेशन कॉज नहीं करती है, ना ही वो सीएनएस को स्टिमुलेट करती है, ठीक है। ये जो ओपियम हो गया, ओपियम मॉर्फिन हो गया, कोडीन हो गया, ये सारे के सारे सिडेटिव ड्रग्स हैं और नार्कोटिक्स ड्रग्स हैं, यानी कि ये सारे के सारे नींद लाते हैं, ब्रेन की एक्टिविटी को कम करते हैं, ड्राउजीनेस लेथार्जी लेकर के आते हैं, और बहुत ज़्यादा अगर इनकी आप यूज़ कर लेते हो तो स्टेराइल भी बना सकते हैं, यानी कि बंध्यता लेकर के आ सकते हैं। तो ओपियम भी ये काम नहीं करता। मॉर्फिन लीड्स टू डिल्यूजन, मॉर्फिन से भी हेल्यूसिनेशन नहीं होते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, ओपियम इज ऑब्टेन फ्रॉम विच प्लांट पार्ट ऑफ पेपेवर सोमनीफेरम, ठीक है। तो ये आपको याद ही करना है, ओपियम जो है अनराइप सीड से, बिना पके हुए बीज से इसको क्या होता है, निकाला जाता है, उसके अंदर चीरा लगा करके इसमें निकाला जाता है। ओपियम, मॉर्फिन, कोडीन, ये सारे के सारे आपके पॉपी प्लांट से देखने को मिलते हैं, ठीक है।
आज की वीडियो अगर आपको हमें अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सारे नीट एस्पायरेंट्स के साथ में से शेयर कीजिए। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।